तो चलिए आज की शुरुआत करेंगे भ्रष्टाचार की खबर के साथ, क्योंकि जयपुर में सचिवालय में स्थित योजना भवन की सरकारी अलमारी से 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो सोना मिलने के मामले में अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर के ईडी की एंट्री हो गई है और ईडी ने डीओआईटी के निलंबित ज्वाइंट डायरेक्टर को आखिरकार गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है और साथ ही साथ जल्द ही कोई बड़ा खुलासा करने वाली है। यह खास रिपोर्ट देखिए। योजना भवन में मिला करोड़ों का माल किसका? दो करोड़ 31 लाख कैश और 1 किलो सोना किसका? डीओआईटी का जॉइंट डायरेक्टर खोलेगा बड़ा राज। ईडी ने किया गिरफ्तार, अब होगा पर्दाफाश। लेकिन आज हम एक बार फिर आपको याद दिलाने जा रहे हैं, जयपुर में सचिवालय स्थित योजना भवन की सरकारी अलमारी में रखा करोड़ों का कैश और गोल्ड का ये वही सीसीटीवी है जिसने पूरी सियासत में भूचाल ला दिया था। देर रात 2 करोड़ 31 लाख रुपए कैश और 1 किलो सोना मिलने के बाद जो सियासी भूचाल आया था, उसने प्रदेश की सियासत को कई दिनों तक गर्म रखा था। और कुछ दिन बाद मामला सब ठंडा पड़ गया, लेकिन अब मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। योजना भवन में मिले खजाने पर ईडी का एक्शन। अब ईडी करेगी सबसे बड़े राज का पर्दाफाश। करोड़ों के खजाने के मालिक को ढूंढेगी ईडी। आरोपी वेद प्रकाश को ईडी ने किया गिरफ्तार। वेद प्रकाश खोलेगा पैसा और गोल्ड का राज। 4 दिन के रिमांड पर होगी सबसे बड़ी पूछताछ। सचिवालय स्थित योजना भवन की सरकारी अलमारी से 2 करोड़ 31 लाख रुपए के साथ में करोड़ों रुपए का 1 किलो से ज्यादा सोना मिलने के मामले में अब वेद प्रकाश यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय एजेंसी ईडी के पास में जैसे ये पूरा मामला पहुंचा, इस मामले की बारीकी को जानने के लिए और कौन कौन लोग वेद प्रकाश के पीछे छुपे हुए हैं इस पूरे मायाजाल में, उन्हें टटोलने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार करने के बाद में वेद प्रकाश को 4 दिन के पीसी रिमांड पर लिया है। लगातार पूछताछ के बाद में वेद प्रकाश से कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं ईडी की टीम ने डीओआईटी के 2 ठिकानों पर दबिश देकर सर्च किया। ईडी को आशंका है कि ये पैसा प्रदेश के किसी बड़े नेता का है, जो कि वेद प्रकाश जैसे मोहरे का इस्तेमाल कर एडजस्ट करवा रहा था। जानकारों की माने तो ईडी ने डीओआईटी से पिछले 3 साल में जिन चीजों की खरीद की, उनकी डिटेल भी मांगी है। ईडी के सूत्रों के अनुसार जिस दिन पैसा बेसमेंट की अलमारी से रिकवर हुआ था, उसी दिन से ईडी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि पहले ये मामला अशोकनगर थाने पहुंचा, फिर रिश्वत का मामला बताकर एसीबी को दे दिया गया था। 21 मई 2023 से मामले में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, पर अब पुख्ता सबूत मिलने के बाद ईडी ने अपने स्तर पर इसकी जांच शुरू कर दी है। राजस्थान पुलिस को जब वेद प्रकाश यादव कैमरे के अंदर पैसे को लाते, ले जाते और रखते नजर आ रहा है, तो ईडी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है, तो इस पैसे को वेद प्रकाश यादव किसके माध्यम से डीओआईटी के दफ्तर के अंदर अलमारी तक लेकर के पहुंचा था? किस तरीके से ये घूस ली गई थी, किस तरीके से इस पैसे को एकत्रित किया गया था और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं? ईडी इन तमाम पहलुओं की लगातार जांच कर रही है। इतना ही नहीं, जिस वेद प्रकाश को ईडी ने गिरफ्तार किया है, उस पर विभाग भी इतना मेहरबान क्यों है? क्योंकि वेद प्रकाश 1994 में प्रोग्रामर के पद पर भर्ती हुआ था। वेद प्रकाश 20 साल से डीओआईटी का स्टोर इंचार्ज था। वेद प्रकाश 2019-20 में जॉइंट डायरेक्टर बना।
पद बदला लेकिन काम स्टोर इंचार्ज का देख रहा था। आरोपी DOIT की कई विंग की कमेटी का मेंबर भी था। सूचना प्रौद्योगिकी के और इंटरनेट के युग में लगातार सरकारी दफ्तरों को हाईटेक बनाने के नाम पर DOIT लगातार CCTV कैमरे, LED स्क्रीन इत्यादि उपकरण खरीदता है। ऐसे में इन उपकरणों को बेचने वाली कंपनियां कई बार अधिकारियों को बड़ा और मोटा लालच भी देती हैं। कई बार इस तरह की शिकायतें ईडी के सामने और ACB के सामने पूर्व में भी आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वेद प्रकाश यादव, जिसे गिरफ्तार किया गया, जिसके पास में 2 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि इसी दफ्तर की सरकारी अलमारी में रखी, साथ ही साथ में 1 किलो सोना जो उसने उन पैसों से खरीदा जो कि कमीशन के तौर पर किसी कंपनी से लिए गए थे, तो वो पैसे किसके इशारे पर लिए गए थे, किसके लिए लिए गए थे और किस किस का हिस्सा इस पूरे पैसे में था। इन तमाम पहलुओं की जांच लगातार ईडी की टीम कर रही है और फिलहाल वेद प्रकाश यादव, जो कि DOIT का ज्वाइंट डायरेक्टर है, इस पूरे घूस कांड के अंदर जिसे ACB ने गिरफ्तार किया है। लेकिन अब ईडी बारीकी से पूछताछ करके इस पूरे मामले का जल्द कोई बड़ा खुलासा करने जा रही है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चले आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वर्चस्व के लिए गैंगवॉर की। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाने के सामने ही एक हिस्ट्री शीटर की पीट करके बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्या से पहले बदमाश ने हथियारों के साथ लाइव वीडियो बनाकर के धमकी दी थी और इसके बाद उसके साथ वारदात की गई, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में तेजी से बढ़ता गैंग वॉर, जान के बदले जान का सिलसिला, वर्चस्व की लड़ाई, कत्ल से भुनाई, हिस्ट्री शीटर्स का ऑपरेशन वर्चस्व। गैंग वॉर, जी हां, गैंग वॉर यानी अपने वर्चस्व की लड़ाई, और ये कभी खत्म नहीं होती। इसकी बलि चढ़ती हैं जिंदगियां और न जाने कितनी जिंदगियां, और अब ये पूरे प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ लाइव करता और अपने दुश्मन को हत्या की धमकी देता ये हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा, और बड़ा हिस्ट्री शीटर जिसे न पुलिस का खौफ है और न ही कार्रवाई का। इसने अपने दुश्मन को हत्या की धमकी दी, दुश्मन को ललकारा और फिर बीच बाजार थाने के सामने ही दुश्मन ने इसको पीट कर मार डाला। इसे तब तक पीटा जब तक उसकी एक एक सांस थम नहीं गई, और फिर सैकड़ों लोगों के बीच वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा शातिर बदमाश था। 2 अगस्त को हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा और बदमाश सीताराम मीणा की गैंग के बीच झगड़ा हुआ था। ये पूरा घटनाक्रम CCTV कैमरे में भी कैद हुआ था। इस घटनाक्रम के बाद 3 अगस्त को मेहंदीपुर बालाजी थाने में हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। और फिर यहीं से शुरू हुई बदले की आग। सीताराम मीणा के साथ मारपीट के बाद परिजन और उसके गैंग के सदस्य निरंजन मीणा को जान से मारने की फिराक में थे और तभी से उसका पीछा कर रहे थे। 8 अगस्त की शाम को हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा ने अपने फेसबुक अकाउंट से गाड़ी में बैठकर लाइव किया। इस दौरान हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा ने फेसबुक लाइव के दौरान हथियार लहराए और बदमाश सीताराम मीणा और उसकी गैंग के सदस्यों को खत्म करने की धमकी दी। सरेआम सोशल मीडिया से धमकी देने और हथियार लहराने के फेसबुक लाइव के कुछ ही घंटे बाद बदमाश सीताराम मीणा और हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा के बीच गैंग वॉर हो गई। इस गैंगवार में हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा मारा गया। हिस्ट्री शीटर की मौत के बाद हिस्ट्री शीटर के परिजनों एवं ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया, जिसके बाद मेहंदीपुर बालाजी थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। करीब 45 घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद प्रशासन की समझाइश काम आई और हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा के शव का पोस्टमार्टम हो सका। हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिस्ट्री शीटर के परिजनों का कहना है कि पुलिस के लिए आवंटित हुई जमीन पर बदमाश सीताराम मीणा ने कब्जा कर रखा था और लंबे समय से पुलिस को प्रशासन ने इस कब्जे को नहीं हटाया था। इसी ही कब्जे वाली जमीन पर दुकान मकान बना रखी थी और यहीं से अवैध रूप से नशे का कारोबार चलता था। इस दौरान हिस्ट्री शीटर के परिजनों ने बदमाश सीताराम मीणा के साथ मिली भगत के भी आरोप लगाए। थाने के 25 मीटर दूरी पर मेन रोड पर पटक गए थे। इसको हमने
और पता लगा, सूचना दी, पुलिस आई, इसको हॉस्पिटल में लेके गए तो इसको मृत घोषित कर दिया। सिकराय वार्डों ने डेड बॉडी को यहाँ भेज दिया दूर से। अवैध होटल और दुकानें बना के एक ढाबा चलाते थे और उसमें नशीले पदार्थों को वहाँ होता था, जो भी थाने की जमीन और थाने के बराबर में, तो उसको एसडीओ साहब के आदेश से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा के परिजनों की मांग मानते हुए मुख्य आरोपी सीताराम मीणा के अवैध कब्जे को हटा दिया। मेहंदीपुर बालाजी थाने के लिए अलॉट की गई जमीन पर हुए पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। कई घंटे बाद हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा के शव का अंतिम संस्कार तो हो गया, वहीं परिजनों ने इस मामले में 4 नामजद सहित 15 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दौसा पुलिस की करीब आधा दर्जन टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। तो वहीं अलवर में बहरोड के युवा अब धीरे धीरे अपराध के दलदल में फंसते जा रहे हैं। बहरोड में लगातार बढ़ती हुई गैंगवॉर, अपहरण, फिरौती, रंगदारी, हत्या और लूट की वारदातें पुलिस के लिए मुसीबत बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि युवाओं का अपराध के दलदल में इस तरह से फंसते जाना। यह खास रिपोर्ट देखिए। जरायम की दुनिया में युवाओं की एंट्री, अपराध के दलदल में फंस रही जवानी, अपहरण, फिरौती, रंगदारी और लूट की वारदात, सोशल मीडिया पर रौब और जेल में जिंदगी। सोशल मीडिया पर बदमाशों के आतंक और रौब को देखकर युवा अब इस अपराध के दलदल में फंसता जा रहा है। लॉरेंस को फॉलो करना और उसके वीडियो को देखकर खुद को उसकी तरफ बनाना इतना बढ़ गया है कि प्रदेश में गैंगवार, अपहरण, फिरौती, रंगदारी, हत्या और लूट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। माना जाता है कि बहरोड क्षेत्र में राजस्थान में सबसे ज्यादा नौकरी पेशा वाले लोग हैं। बहरोड की जीडीपी की बात करें तो देश के एक ब्लॉक में सबसे अव्वल मानी जाती है। लेकिन अब बहरोड में बढ़ता अपराध युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसकी वजह से ये आंकड़े दर्शाते हैं कि बहरोड में अब अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पहले बहरोड क्षेत्र में राजस्थान में सबसे ज्यादा नौकरी पेशा वाले लोग हैं। बहरोड की जीडीपी की बात करें तो देश में एक ब्लॉक में सबसे अव्वल मानी जाती है। लेकिन अब बहरोड में बढ़ता अपराध युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसकी वजह ये आंकड़े दर्शाते हैं कि बहरोड में अब अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। दो 2016 में बहरोड थाने में 855 मुकदमे दर्ज हुए थे। 2022 में मुकदमों की संख्या बढ़कर 1075 हो गई। बढ़ते अपराध के कारण बहरोड थाना क्षेत्र का इलाका भिवाड़ी एसपी के अंतर्गत आने वाले थानों में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज होने वाला थाना बन चुका है। जबकि बहरोड क्षेत्र में पपला कांड के बाद अपराध पर लगाम कसने के लिए अलवर जिले में 2 एसपी लगाए गए थे और बहरोड में भी पुलिस की ओर से अपराध कम करने के प्रयास किए हैं। इतना ही नहीं, पपला कांड में पकड़े गए बदमाशों का सड़क पर जुलूस भी निकाला गया था, जिससे युवाओं को पता चले कि अपराधियों का अंजाम ये होता है। लेकिन अपराध कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। अपराध के क्षेत्र में हमारा बहरोड नंबर 1 पर आ चुका है। आज हम आसपास अगर देखें तो कब कहाँ गोली चल जाए, कब कहाँ जो है लोगों की बाइक चोरी हो जाए। आज महिलाएं घर से अगर बाहर निकल रही हैं तो उन्हें यही डर लगा रहता है कि कब कोई आकर उनकी चेन स्नैच करके ले जाए। कब दुकानदारों को यही खतरा रहता है कि कब उनके दुकानों के ताले टूट जाए। आज हमारे लोग ना अपने खेत में सुरक्षित हैं, ना अपने घर में सुरक्षित हैं, ना बच्चे अपने कॉलेज में सुरक्षित हैं, ना कोई मरीज हॉस्पिटल में सुरक्षित है। कि जितने भी हत्याकांड, लूटपाट,
गोलीकांड, रंगदारी, वसूली, धमकियां इस 5 साल के कार्यकाल में हुई हैं, इसका पहले कभी नहीं हुआ। लोगों की माने तो बहरोड में वर्तमान राजनीति इस अपराध को बढ़ावा दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ अपराध कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। बहरोड में अब 2 पुलिस थाने बना दिए गए हैं, लेकिन बहरोड सिटी और बहरोड सदर थाना बनाने के बावजूद भी अपराध कम नहीं हो रहे हैं। लोगों की माने तो बहरोड में वर्तमान राजनीति इस अपराध को बढ़ावा दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ अपराध कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। बहरोड में अब 2 पुलिस थाने बना दिए गए हैं। अब बहरोड सिटी और बहरोड सदर थाना बनाने के बावजूद भी अपराध कम नहीं हो रहे हैं। फिलहाल युवाओं के जरायम की दुनिया में कदम रखने से प्रदेश में अपराध, लूट, डकैती, महिलाओं पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। अपराध में बहरोड भी कहीं पीछे नहीं रहा है। बहरोड क्षेत्र में अपराध चरम सीमा पर पहुंच गया है। बदमाशों के हौसले बुलंद है कि आए दिन लूट, डकैती, चैन स्नैचिंग, कॉलेज में फायरिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बहरोड में अपराध के आंकड़े 2016 में 855 केस, 2017 में 926 केस, 2018 में 993 केस, 2019 में 1099 केस, 2020 में 1089 केस, 2021 में 1022 केस, 2022 में 1075 केस, 2023 में 541 जुलाई तक। लोगों का मानना है कि इन सब में आरोपियों को स्थानीय नेताओं का राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, जो अपनी राजनीति चमकाने में युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं। फिलहाल इस पर लगाम कब लगेगी ये पता नहीं, लेकिन युवाओं का भविष्य जेल में कट रहा है। तो वहीं भारत पाकिस्तान सीमा गुजरात सेक्टर की अंतिम बीएसएफ आउटपोस्ट कोटेश्वर बीएसएफ आउटपोस्ट पर गृह मंत्री अमित शाह ने पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने इस दौरान जवानों से मुलाकात की और उनकी जरूरतों और सुविधाओं पर बात की। इस दौरान अमित शाह के साथ गृह सचिव भी मौजूद थे। उन्होंने बीएसएफ के आला अधिकारियों के साथ तटीय सुरक्षा मजबूत करने पर मंत्रणा की है। इस चौकी को सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही अहम माना जाता है और अमित शाह के दौरे को रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सर, आप लोग तट पे तैनात रहते हैं, तो किस किस तरीके के लोग आते हैं उस पार से? इधर तो वो पाकिस्तान के बॉर्डर है, इधर आ सकते नहीं, कभी ये सभी निगरानी है पूरी तरह से। लेकिन कोई ऐसे कोई आ जाए कोई इंसान, इसलिए इधर सुरक्षा के लिए रहते। न्यूज 18 इंडिया पहुंचा है भारत पाकिस्तान सीमा गुजरात सेक्टर के पास और गृह मंत्री अमित शाह खुद गुजरात भारत पाकिस्तान सीमा सेक्टर बॉर्डर का मुआयना करने आए हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। संसद सत्र की समाप्ति के बाद अब भारत पाकिस्तान सीमा के पास गुजरात कच्छ का इलाका जो है, वहां पर किस तरीके से आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाए, गृह मंत्री अमित शाह का ये अहम दौरा है। बीएसएफ गुजरात सेक्टर की यहाँ पर भारत पाकिस्तान सीमा जो है वहाँ की रखवाली का काम करती है और यहाँ पर कई परियोजनाओं की सौगात देंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इस तरीके से वो यहाँ पर आए हैं। जो बीएसएफ की एक अनोखी वाटर विंग फोर्स यहाँ पर तैनात है, उसके लिए कई परियोजनाएं गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर शुरू करेंगे। इससे पहले भी सीमावर्ती इलाकों में लगातार गृह मंत्री अमित शाह दौरा करते रहे हैं और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करते रहे हैं और उसी कड़ी में ये एक महत्वपूर्ण दौरा है। तो चलिए इसी के साथ ही आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।